Good afternoon, students. I'm your teacher, Hemlata Yadav, and I'm going to today discuss about Chapter 6 Life Processes of Class 10 Science. And I have made one more video, but it was not successfully completed because the network issues and the screen was not yet shared. So we will be doing the chapter with the PowerPoint. I hope I have shared the screen to you now. And this is the PowerPoint life processes, chapter 6, all processes that which keep together living organism alive and perform the job of maintaining the body is called life processes. हमें जिंदा रखने वाली processes और हमारी बॉडी को जिंदा रखने वाली हमारी मेंटेन करने वाली हमारी बॉडी को जो प्रोसेसेस होती हैं उनको हम लाइफ की प्रोसेसेस कहते हैं। एंड एग्जाम्पल इसका दिखा रखा है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन और भी दो हैं न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिशन जहां पर डिफाइन कर रखा है इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड। इनटेक है फूड का वो एंड न्यूट्रिएंट का न्यूट्रिएंट हम अंदर ले रहे हैं खा रहे हैं खाना और हम फूड का इनटेक करने के बाद न्यूट्रिएंट हमारे अंदर जाते हैं हमारे सेल्स उनको यूज करते हैं बहुत तरीके से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे टाइप दो होते हैं बेसिकली ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है बाय द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके वाटर को यूज करके क्लोरोफिल की मदद से मॉलिक्यूल और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो इक्वेशन निकाल रखी है नीचे ये आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की इक्वेशन है जहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2O मिक्स होकर C6H12O6 जैसे ग्लूकोज बना रहे हैं। ऑक्सीजन निकलती है 6O2 मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। नीचे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रखा है कि एक लीफ है उस लीफ के अंदर आप देख रहे हो कि सनलाइट पड़ रही है जिसे क्लोरोफिल क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है। पानी आ रहा है एरोस से देख रहे हैं कि थ्रू पानी आ गया है रूट्स के थ्रू लीफ में वेन्स के थ्रू ऊपर पूरे लीफ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ गई है अंदर तो उसके रिएक्शन से क्या बना है ग्लूकोज बना है और ऑक्सीजन बनी है। वही हमने ऊपर इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिया यही हमने यहाँ डायग्राम के फॉर्म में किया। सूरज से लाइट एनर्जी पड़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रही है क्लोरोफिल लीफ में है ही उसको वाटर के साथ जोड़ दिया तो ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन बन गया। फिर ऑक्सीजन रिलीज हो गया बाहर ऑक्सीजन देते हैं ना पौधे हमें। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया क्योंकि प्लांट में ये होता है। और भी ग्रीन बैक्टीरियाज अगर कोई होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे उनमें भी होगा क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होना है ऐसे। ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को और दूसरे एनिमल्स पे खाने के लिए उन्हें हेटरोट्रॉफ कहते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं एनिमल जो है जिराफ वो हेटरोट्रॉफ है और पौधे जिन्हें वो खा रहा है वो ऑटोट्रॉफिक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ कैसे ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स फीडिंग। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को खुद खाना खिला पा रहा है खुद खाना बना लेता है अपनी बॉडी में जैसे कि पौधे हैं वो खुद खाना बना लेते हैं अपने अंदर सूरज की गर्मी से यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ईदर लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस और केमिकल एनर्जी कीमोसिंथेसिस सिंथेसाइज कर लेते हैं फूड को तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनर्जी लेता है थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हमने कुछ भी खाया ब्रेड रोटी फल फ्रूट ये सब हमने कुछ खाए अंडे दूध तो ये हम इनको खाया हमने और ये हमारे अंदर डाइजेस्ट हो गए तो ये हेट्रोट्रॉफिक है क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से आए हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरीके का होता है होलोजोइक सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक का आप फ्लो चार्ट देख रहे हो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। वो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर खा रहा है रोटी खा रहा है या कुछ दूसरा ऑर्गेनिज्म प्लांट बेस्ड डाइट या एनिमल बेस्ड डाइट खा रहा है वो उसके अंदर जा रही है वो माउथ में उसे डाइजेस्ट करता हुआ फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से ले जाता है और पूरा वो तब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू सिंपल में कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल थ्रू एंजाइम्स। तो इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ह्यूमन का इसमें है एनिमल्स का है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का न्यूट्रिशन होलोजोइक में आ गया क्योंकि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर रहे हैं उन्हें ले जा रहे हैं अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। सेप्रोफाइटिज्म जब भी सेप्रोफाइट्स के बारे में बात होती है तो वो डेड मैटर को
डिग्रेड करते हैं, डीके करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। जैसे कि फंगी, ये डाइजेस्ट करता है फूड को एक्सटर्नली बाहर, न्यूट्रिएंट को फिर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ये वर्म है, ये मर गया, इसके ऊपर फंगस ग्रो होगी और इसको पूरा का पूरा इसको पिघला देगी और इसको पूरा गायब कर देगी, मिट्टी में मिला देगी। तो ये सेप्रोफाइटिज्म हो गया, डेड मैटर को खाने वाला। पैरासाइटिज्म, जैसे यहाँ पर एक फ्ली दिखा रखी है, तो ये किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म में रहती है, उसका खून चूसती है और उससे न्यूट्रिशन लेती है। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी और जिंदा ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करना, चाहे बाहर से उसके ऊपर ग्रो करना, चाहे उसके अंदर रहना। जैसे आंतों में कीड़े हो जाते हैं छोटे बच्चों के, फ्ली, लाइस, टेप वॉर्म्स, ये सब अपने होस्ट जिसमें ये रह रहे हैं वहां से न्यूट्रिशन पाते हैं। तो तीन तरह का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। फोटोसिंथेसिस का डायग्राम आपको दिखा रखा है। एब्जॉर्प्शन पहला स्टेप दिखा रखा है, 3 स्टेप का प्रोसेस बता रखा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होता है इसमें। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देन रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है। लाइट एनर्जी पत्तों पे पड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्तों के थ्रू अंदर आई और स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकली और अंदर इनमें ग्लूकोज बन गया। इनके अंदर ग्लूकोज ही है, जो अभी हमने पिछले भी डायग्राम में देखा। तो 3 स्टेप में हो जाता है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई क्लोरोफिल से, कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, वाटर स्प्लिट हुआ, वाटर रूट से आ रहा है उसमें, और रिडक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। अब जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ के सरफेस पे बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जैसे आपको दिखा रखे हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और उनसे CO2 अंदर आती है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रखा है इनका। तो pores, this pore like region which is present between is called a stomata। और ये गार्डेड होता है, ये 2 ग्रीन शेप सेल्स हैं गार्ड सेल्स, उनमें ग्रीन ग्रीन कलर के ये डॉट्स दिखा रखे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और एक इनमें से न्यूक्लियस होता है गार्ड सेल्स का। स्टोमेटल एपरेचर यानी कि ये जगह जहां से पूरा एक्सचेंज होगा, खुली हुई जगह, ये स्टोमेटल एपर्चर है। गार्ड सेल्स, ये जो ऐसे बीन शेप के सेल्स बने हुए हैं गार्ड सेल्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये डॉट डॉट से जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट है। सब्सिडरी सेल्स जो इनके ऊपर अपनी शेप चेंज करके बैठे हैं, जो इनको क्लोज पैकिंग दे रहे हैं अब क्लोज में, सब्सिडरी सेल। और एपिडर्मल सेल्स, बड़े बड़े सेल्स बाहर के जो इसकी लेयर के सेल्स है, लीफ की लेयर के सेल्स। इस तरह से स्टोमेटा का डायग्राम आ जाए तो आपको बताना आना चाहिए। मैकेनिज्म और ओपनिंग और क्लोजिंग, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ओपन या क्लोज करते हैं स्टोमेटा को। गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, स्मेल नहीं यहाँ आएगा, स्वेल। स्वेल मतलब उनके अंदर पानी भर जाता है और वो जब फूल जाते हैं, व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, स्टोमेटा पोर ओपन हो जाता है, वाइड हो जाता है, ओपन, और अब गैस एक्सचेंज हो सकते हैं। और जब उनमें से वाटर रिलीज हो जाता है बाहर की तरफ, दूसरे सेल्स में पानी चला जाएगा, ये साइड वाले सेल्स में, तो ये क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। बिकॉज ये अब वापस अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ गए गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स अगर पानी से भरे होंगे तो ओपन केस होगा, गार्ड सेल्स अगर पानी से खाली होंगे तो क्लोज। ओपन स्टोमेटा आप देख रहे हो, स्टोमेटल अपर्चर बढ़ा हुआ रहता है। क्लोज स्टोमेटा, स्टोमेटल अपर्चर कम रहता है, ओपन स्पेस कम रहता है। To demonstrate chlorophyll is essential to photosynthesis, this is experiment. To demonstrate carbon dioxide is essential for photosynthesis. Activity is given, पॉटेड प्लांट की एक्टिविटी एनसीईआरटी में गिवन है। वेरीगेटेड पौधा है, उसके पत्ते कहीं पर क्लोरोफिल है, कहीं पर क्लोरोफिल नहीं है, येलो है। अगर इसको लाइट से एक्सपोज भी करें तो जहां जहां क्लोरोफिल होता है वहां वहां स्टार्च बनता है। जब हम इसको अल्कोहल में बॉईल करके डीकलराइज कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम इस पे आयोडीन डालते हैं, व्हेन वी पुट आयोडीन, तो रिंजिंग विद आयोडीन सोल्यूशन द कलर ऑफ द लीफ, अगर हम देखें तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा उन रीजन्स में जहां पर क्लोरोफिल था। तो क्लोरोफिल जरूरी होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली एक्टिविटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी होता है। बेल जार में जब हमने एक पॉटेड प्लांट को रखा और प्याले में यहाँ पर पेट्री डिश में वॉच ग्लास में हमने थोड़ा सा वॉच ग्लास में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, तो वो यहाँ इस बेल जार की जितनी भी CO2 थी
उसको इसने KOH ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें हमने KOH रखा हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पर इसमें हमने ये नहीं रखा है, इसमें कोई KOH नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब होगा, एक बेल जार वैसा है जिस पौधे को बेल जार से ढका है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। एक बेल जार से जब पौधा पहले वाला ढका है ए वाला, तो उसमें KOH डालकर ढका है। जब हम इन दोनों के पत्तों से पत्ता निकाला हमने, इसका भी और इसका भी, दोनों से जब हमने स्टार्च टेस्ट किया, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो हमें पता चला कि फर्स्ट वाले में स्टार्च नहीं आएगा बट सेकंड वाले में स्टार्च आएगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इसकी पूरी एब्जॉर्ब हो गई थी, KOH से तो बची नहीं थी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर KOH क्या कर रहा है, इट इज यूज टू एब्जॉर्ब द क्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा रहा था। तो क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी ए वाले में, तो वहां स्टार्च भी नहीं बना। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अगर एनिमल की न्यूट्रिशन की बात करें, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सीडोपोडिया से फूड को फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनाकर फूड को अपने सेंटर में लेता है और उसे इंगल्फ कर लेता है। जब ये सीडोपोडिया पूरे के पूरे फ्यूज होते हैं, तो उससे क्या होता है, फूड इसके अंदर आ जाता है, फूड वैक्यूल के, और डाइजेस्ट हो जाता है। Holozoic nutrition in amoeba. Amoeba senses food. Pseudopodia surround the food. Food is enclosed in the food vacuole. ये स्टेप्स है। अमीबा सेंस करता है अपनी सराउंडिंग में फूड। अमीबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है फूड के चारों तरफ, फूड को इनगल्फ करता है। फूड इज इनक्लोज इन द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में फूड इनक्लोज रहता है। एंड एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म सीक्रेटेड इनटू वैक्यूल, एंजाइम्स बाहर से अंदर की तरफ सीक्रेट होती हैं। And food is digested soluble material absorbed and assimilated used up, और जो फूड उसके अंदर अब्सॉर्ब हुआ था वो उसके अंदर यूज हो जाता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर। तो इजेशन, फर्स्ट इज इंजेशन, सीडोपोडिया से इंजेशन हुआ, सेकंड इज डाइजेशन, फूड वैक्यूल में वो एंजाइम्स ने उसे डाइजेस्ट किया, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ इज एसिमिलेशन, मतलब अपने एनर्जी से बनाई फूड से और फिर अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल गया। ह्यूमन में हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ते हैं, ये पूरी जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू होता है या फिर स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू एनएस पे खत्म होता है, उसको पूरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात आती है तो लीवर एंड पेनक्रियाज, तो दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पर हैं। When the food is entered into the mouth, it is chewed by the teeth and the salivary glands will release the saliva in it and properly mixes the food, and the food is in the form of bolus will move into the food pipe called esophagus and it will reach the stomach. Stomach may it is coming and then the stomach wall will release the gastric juice which will digest the protein, because protein digesting enzyme is also there, pepsin. Then the liver will release the bile juice and small pancreas will release the pancreatic juice both in the duodenum, small intestine, and they will do their action. Bile will